नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 2 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। साइंस का टर्म है और इसमें एक चैप्टर है आविष्कार एवं आविष्कारक। उस चैप्टर के बारे में हम बातें करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि किसने लेजर का आविष्कार किया था। लेजर के बारे में आपने सुना होगा, तो लेजर का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: थियोडोर मेमैन, डेनिस पेपिन, विलियम मार्टन और फ्रांसिस क्रिक। इसमें जो लेजर का आविष्कार किया था वो थियोडोर मेनन ने किया था। लेजर का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है: लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लेजर कहा जाता है और इसके आविष्कारक का नाम थियोडोर मेनन था। कुछ लोग गॉर्डन गूड को भी इसका आविष्कारक मानते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है वो थियोडोर मेनन का ही नाम है। तो ये आप इसी समय याद करिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसने किया था और कौन इससे और रिलेटेड है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लेजर के आविष्कार से कौन कौन रिलेटेड है, तो दोनों का नाम आ जाएगा, लेकिन वैसे प्रमाणिक नाम थियोडोर मेनन का है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आविष्कारक और आविष्कार हैं और इसका सही उत्तर नीचे जो कोड दिए हैं उसके अनुसार आपको देना है। जैसे पहला इसमें दिया है जॉन गुटेनबर्ग। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब देखिए ये सही आ गया। जॉन गुटेनबर्ग और डब्ल्यू के रोंटजन, माइकल फैराडे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले आप क्या किए कीजिए, जो जो आपको पता है उसको आप सुमेलित कीजिए। जैसे टेलीफोन ग्राहम बेल आपको पता है तो डी का 1 हो जाएगा। फैराडे अगर आपको डायनमो के बारे में पता है तो ए का 4 हो जाएगा। रोडजन एक्सरे तो बी का 3 हो जाएगा। अब तो एक ही बचा तो ये हो जाएगा 2 3 4 1। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि कई बार हमको क्वेश्चन आते रहते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं क्योंकि सुमेलित करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये चारों आविष्कार और आविष्कारक सेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। किसकी देन है? उष्मीय आयनन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं थर्मल आयोनाइजेशन थ्योरी। तो ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है एम एन साहा का। एम एन साहा का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उष्मीय आयनन सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित करके अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत और भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में कार्य किया था। यानी कि एक जनक, पूरा भारतीय परमाणु ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसका जनक, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक जो न्यूक्लियर पावर है उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर माना जाता है इनको। ठीक है। बाकी जो नाम है जैसे सीवी रमन है तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव के बारे में इन्होंने खोज की थी। रमन प्रभाव के लिए इनको जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आयनन सिद्धांत के बारे में तो एम एन साहा का नाम ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण, संश्लेषण शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये प्रश्न है। और प्रयोगशाला में डीएनए का जो संश्लेषण किया था वो कौन थे? खुराना थे। इनका पूरा नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हाली के साथ इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एक इसमें नीरेनबर्ग थे और दूसरे डब्ल्यू हाली थे, रॉबर्ट डब्ल्यू हाली, और तीसरे थे खुराना। इन तीन लोगों को एक साथ दिया गया था शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इससे बड़ा तो कोई सम्मान होता नहीं है। और इनके द्वारा जो अनुसंधान किया गया था, ये यह पता लगाने में मदद मिली उस अनुसंधान से कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में जो उपस्थित न्यूक्लाइड्स होते हैं किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। यही इन्होंने कार्य किया था और इनके कार्य से यह समझने में मदद मिली थी। अगला जो प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। पहला यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है। और दूसरा दिया है कि सीवी रमन को वर्ष 1912 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दो स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है।
अब इन दो स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो है, हरगोविंद खुराना जो थे, हरगोविंद खुराना, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बिल्कुल सही बात है। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, रसायन के क्षेत्र में, और यह इनको मिला किसमें था, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो स्टेटमेंट को जो पढ़िए तो कई पार्ट में उसको तोड़िए कि उसमें कौन कौन से फैक्ट दिए हैं और सब पर विचार कर लीजिए। कोई फैक्ट भी गलत हो सकता है, सन भी गलत हो सकता है, क्षेत्र भी गलत हो सकता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में शोध किया है? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने दोनों में शोध किया है? तो ये चार नाम हैं, जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, होमी जे भाभा। तो इसमें जगदीश चंद्र जो बोस हैं, ये भारत के प्रख्यात भौतिकविद भी थे, जीव और वनस्पत विज्ञानी भी थे। तो इनका दोनों क्षेत्रों में योगदान था। रेडियो माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पत विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन्होंने दोनों क्षेत्रों में काम किया है। और एक है ये क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र है, क्रेस्कोग्राफ, इस यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया था। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाम क्या है पुरस्कार का? होमी भाभा पुरस्कार। ऐसे भी आप जान सकते हैं अगर जरा सा भी आपने पढ़ रखा है, क्योंकि होमी भाभा का जो होमी जहांगीर भाभा थे, उनका योगदान किस क्षेत्र में था, अगर ये बात आपको पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये था नाभिकीय क्षेत्र में योगदान। तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में ही होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके ये जनक माने जाते हैं, अभी हमने बात की थी। और इन्हीं की स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया अगर आपसे ये पूछा जाए, फोर्थ डायमेंशन भौतिकी का, तो ये दिया था आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने ये बताया था, ये बहुत बड़े क्या थे, बहुत बड़े विज्ञानी थे। आइंस्टीन ने अपने दिमाग का उपयोग सबसे ज़्यादा आज तक अगर किसी ने किया है तो माना जाता है कि वो आइंस्टीन ने किया है। तो आइंस्टीन महोदय ने कहा था कि किसी भौतिक परिघटना या घटना को एक्स वाई जेड निर्देशांक के साथ टाइम को भी एक आयाम मानकर चतुर्थ आयाम की तरह आवश्यक बताते हुए इन्होंने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से इसको दर्शाया और उसको सिद्ध किया था इन्होंने कि एक्स वाई जेड निर्देशांक के साथ में टाइम भी एक क्या है, आयाम है। बस ऐसे सिंपल सा इसको समझ लीजिए। तो ये आइंस्टीन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? ऐसा किसने किया था? कौन वैज्ञानिक था जिसने ऐसा किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरह के विज्ञानी थे, तो ये अंतरिक्ष विज्ञानी थे। और इनका एक सिद्धांत है ब्लैक होल थ्योरी, कृष्ण विवर सिद्धांत, इसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। और उसी सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले जो तारे होते हैं वो मृत होकर व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं या श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स किरणों का आविष्कार अभी सुमेलित करने में भी हमने किया था कि रोएंटजन ने किया था। तो अलग से भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप जहां से भी लिस्ट मिले इसको गूगल करके महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक की लिस्ट पूरी पढ़ डालिए और उसको इसी तरीके से तैयार कीजिए कि कौन आविष्कारक थे, कब आविष्कार किया, जिसका जो डेटा उपलब्ध हो उसको याद कर लीजिए। तो ये रोएंटजन थे। और एक्स किरण इन्होंने बताया था कि एक विद्युत विकिरण, चुंबकीय विकिरण है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य 10 से 0.1 नैनोमीटर होती है। और ये चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। एक्सरेज होते हैं ना, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो। जर्मनी में वुड्सबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक विल्हेल्म कोनार्ड राडजन, इनका पूरा नाम यही था, इन्होंने 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। और रॉन्टजन इक्विवेलेंट मानो इनकी शास्त्रीय मापक इकाई है। तो रॉन्टजन इक्विवेलेंट मैन के लिए मानव आया है, ये शास्त्रीय मापक इकाई है इसी की, एक्सरे की। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? तो इसमें यानी कि सुमेलित करना है आपको, ये 4 आविष्कार और उसके आविष्कारक दिए हुए हैं। तो रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, चेचक। देखिए बार बार एक्सरे पूछा जा रहा है, एक्सरे बार बार कई क्वेश्चन में, अलग से भी प्रश्न और वैसे भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो रोएंटजन एक्सरे हो जाएगा, तो सी का तो ये 4 हो जाएगा, आपको पता है। और रेडियम का ये मैडम क्यूरी थे, ए का 2 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए दो ही आपको पता है, तो देखते हैं हम लोग हो पा रहा है। तो ए का 2 और सी का 4, तो ये 2 में दिया है। अब एक दिक्कत हो रही है, देखिए यहाँ अब एक और आपको कोई जानना होगा। तो पेंसिलिन फ्लेमिंग, तो बी का 1 अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको, रेडियम तत्व पियरे क्वेरी या मैडम पियरे क्वेरी और मैडम क्यूरी ने 1898 में, दोनों का नाम भी पूछा जा सकता है अलग अलग। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, और एक्स किरणों की खोज विलियम के रॉन्टजन ने 1895 में, अभी पहले भी हमने पढ़ा था। और जेनर ने चेचक के टीकों की खोज की थी 1796 में। तो एडवर्ड जेनर का नाम भी अलग से आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट वाष्प इंजन सही है। एजी बेल टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था ना। और जेएल बेयर्ड टेलीविजन, और जे परकिंस पेंसिलिन। अब पेंसिलिन, पेंसिलिन का आप बताइए, परकिंस ने पेंसिलिन का किया था, तो यही गलत है। जे परकिंस पेंसिलिन गलत है, क्योंकि पेंसिलिन की खोज अभी आपने पढ़ा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी, है ना। और इन्होंने जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, रोग प्रतिरक्षा विज्ञान एवं रस चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि विषयों के ऊपर अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए। और 1923 में लिसोजाइम नामक एंजाइम की भी इन्होंने खोज की थी। तो लिसोजाइम एंजाइम की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए, तो ये भी हो जाएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेंसिलिन के आविष्कार के लिए इन्हें 1945 में संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल सम्मान दिया गया था। एंटीबायोटिक होती है पेंसिलिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। सुमेलित करने में भी देखिए ये आया है और अलग से भी पूछा गया है। तो जब इस लिस्ट को आप पढ़िए तो आप, कुछ आविष्कार हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसे तैयार रखिए। तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार, इनका पूरा नाम था जॉन लोगी बेयर्ड, 1925 में। क्या जान लोगी? तो ऐसा गाना आता नहीं है पिक्चर में, तो उसी तरीके से याद कर लीजिए। और इस महान आविष्कार के बाद दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविजन का निर्माण 1927 में फिलो फ्रांसवर्थ ने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार तो इन्होंने किया था, लेकिन वर्किंग टीवी बनाया था फिलो फ्रांसवर्थ ने 1927 में, 2 साल बाद। और टेलीविजन को हिंदी भाषा में दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है। ग्रीक प्रीफिक्स टेले, टेले और एक लैटिन वर्ड है वीजीओ, इससे मिलकर टेलीविजन बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूरदृष्टि अर्थात टेलीविजन। टेली का मतलब होता है दूर, और विजन का मतलब दृष्टि। तो दूरदृष्टि या जैसे दूरदर्शन जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन में इंक भरी जाती है ना, पानी, पानी वाली इंक। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार डेविस एडसन वाटरमैन ने 1883 में किया था। न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले थे। कहाँ के? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। और वाटरमैन ने अपने इस उत्पाद का पेटेंट फिर करा लिया था 1884 में। जो एडवांस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोग जो भी आविष्कार करते हैं उसका पेटेंट करा लेते हैं। कई बार हमारे भारतीय करते हैं और पेटेंट अमेरिकों के नाम हो जाता है, अमेरिकियों के नाम। तो वो लोग एडवांस हैं इन सब मामलों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अपने बेटे के साथ इनको क्या मिला था, अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, सह नोबेल विजेता थे अपने बेटे के साथ। कौन थे इसमें? और इनका नाम था विलियम हेनरी बैग। ये ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञानी थे। 1915 में भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ, हेनरी ब्रैग, विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग, ये पिता पुत्र थे।
इनको संयुक्त रूप से 1915 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। अपने पुत्र के सहयोग से इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया और इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यासों को स्पष्ट किया था। तो पिता पुत्र को इनको साथ में 1915 में नोबेल दिया गया था। अगला प्रश्न है टाइपराइटर, एक्स किरणें और रेडियो और मार्कोनी, ये सब देखिए। फिर एक्स किरणें कितनी बार पूछा गया, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एक्स किरणें फिर यहाँ पे, तो एक्स किरणें रोडजेन हो जाएगा, बी का 3, छोटा करना पड़ा है मुझे कि सीधा ये हो जाए। टाइपराइटर का किसने किया था आविष्कार, और रेडियो और सेफ्टी लैम्प, तो सेफ्टी लैम्प तो डी भी हो जाता है, तो बी का 3 डी का 1 मिलाइए, तो बी का 3 और डी का 1 देखिए दो ही ऑप्शन से सेट हो गया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं सुमेलित करके इसको। तो यहाँ पर देखिए टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया था। तो टाइपराइटर जिससे टाइपिंग आप करते हैं, एआरओ वाले लोग टाइपिंग करते हैं ना, तभी तो उनका सिलेक्शन होता है, 1867 में किया था। और एक्स किरण जो है इनका आविष्कारक किसे माना जाता है, विलियम रोंटजन, बार बार देखिए पूछा गया है 1895 में, अब तो आपको रट गया होगा। और रेडियो का जी मार्कोनी ने किया था और 1901 में इसको किया था। और सेफ्टी लैम्प का ये डेवी ने किया था, है ना। तो इस तरीके से ये चारों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को, जो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो कोई पास की वस्तु है लेकिन वो छोटी सी है, तो उसको आप देख रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तु को जो नंगी आंख से ऐसे आप नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा जाता है। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन, नीदरलैंड के ये थे, जेड जॉनसन ने 1590 में ही कर डाला था, बहुत पहले 1590 में ही इसका आविष्कार कर डाला था जेड जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, और यह आविष्कार हुआ था 1609 में। गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, और इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रेक्षण, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और बृहस्पति के 4 उपग्रहों, गैलीली उपग्रहों के जिसे रूप में जाना जाता है, इन सब की खोज की थी। इन्होंने ही कहा था कि शुक्र के कलाओं को इन्होंने देखा है और सौर धब्बों का अध्ययन किया है, और सूर्य की घूर्णन गति का भी पता इन्होंने लगाया था। तो ये गैलीलियो थे। कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस देश से रिलेटेड थे, तो ये इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, थर्मोस्कोप, जो थर्मोस्कोप, एक मिनट, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। जो थर्मोस्कोप था प्रारंभिक तौर पर ये थर्मामीटर ही था, है ना, जो शुरू में इनिशियल स्टेज में जो था, इनिशियल थर्मोमीटर था ये। तो थर्मामीटर जो इनिशियल था उसको थर्मोस्कोप कहते थे, और इसका आविष्कारक कौन था, इसके आविष्कारक भी गैलीलियो थे। थर्मामीटर या थर्मोस्कोप का इटली के प्रसिद्ध भौतिकविद गैलीलियो ने आविष्कार किया था। ऐसा उपकरण था जिसका उपयोग किसी पदार्थ के तापमान को मापने के लिए किया जा सकता है। नाम इसका ग्रीक शब्द थर्मस है, उससे आता है, जिसका अर्थ होता है गर्म, और मैट्रोन यानी कि जिसका अर्थ है उपाय, मतलब एक टेम्परेचर बनाए रखना। तो गैलीलियो थर्मामीटर वही चीज है जो गैलीलियो ने बनाया था थर्मोस्कोप के रूप में शुरू में, बाद में वो थर्मामीटर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। तो मशीन गन का आविष्कार किया था किसने, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो मशीन गन का आविष्कारक है जेम्स पकल। जेम्स पकल एक अंग्रेज आविष्कारक थे, और 1718 की बात है, इन्होंने एक बाउ-साट गन का विकास किया। बाउ-साट यानी कि जिसमें कई साट साथ में किया। मशीन गन में एक साथ में धड़ 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 आप चलाते हैं ना, पुरानी पिक्चरें देखिए, उसमें एक गुंडा आता है और वो मशीन गन लेके तर 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 सब बिल्कुल सबको मार देता है। फिर एक हीरो आता है, उससे भी बड़ी मशीन गन लाता है, और उसमें तो गोलियां कभी खत्म ही नहीं होती हैं। कई कई बार तो घंटों तक युद्ध चलता रहता है और गोलियां नहीं खत्म होती हैं। खैर ऐसा मशीन गन अभी तक शायद ना बना हो जितना बॉलीवुड में बन चुका है, लेकिन वही बहुसाट गन था जिसमें कई साट एक साथ हो सके।
तो इन्होंने मशीन गन का निर्माण किया और इसी कारण से इनको फादर ऑफ मशीन गन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जेम्स पकल, ध्यान रखिएगा। बाशान चार द्वीप में कौन सा देश, अब ये आज का ये मतलब अब से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है, और ये जो करंट अफेयर है, पहला प्रश्न उसका है कि बासान चार द्वीप में कौन सा देश शरणार्थियों को भेज रहा है। ये बासान चार द्वीप, बासान चार द्वीप में कौन सा देश शरणार्थियों को भेज रहा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों का एक तीसरा समूह बाशान चार द्वीप में भेजा है, जो बंगाल की खाड़ी में एक नया विकसित द्वीप है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में विकसित नए द्वीप का नाम क्या है, तो ये कौन सा है, बासान चार द्वीप। और अगर आपसे पूछा जाएगा बासान चार द्वीप कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। दिसंबर से अब तक लगभग 4,000 शरणार्थियों को इस द्वीप पर भेजा जा चुका है, और इस द्वीप में शरणार्थियों के पुनर्वास के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आवाज भी उठाई है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। अल होल, अल होल क्या है? अलहोल जो एक शरणार्थी शिविर के लिए था, है ना, ये शरणार्थी शिविर के लिए था, खबरों में आया था, किस देश का एक शहर है? तो आपसे पूछा जा सकता है अलहोल क्या है, तो अलहोल एक शहर है, और अलहोल जो शहर है वो किस देश का शहर है? ये शहर है सीरिया का। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रमुख ने देशों से अलहोल में एक विशाल शिविर में फंसे बच्चों को वापस लाने का आग्रह किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है। और इन 27,000 बच्चों में से कई इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के भी बच्चे हैं। अलहोल कैंप उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित शरणार्थियों और जो विस्थापित है विस्थापितों के लिए एक बड़ा कैंप है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अरुण जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, इसका निर्माण किस देश में किया जा रहा है? जल विद्युत परियोजना है और इसका नाम है अरुण। अरुण का नाम आप देखेंगे तो आपको पक्का लगेगा ये भारत की ही है, लेकिन ये अलग भी हो सकती है, और ये है नेपाल में। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनकी अध्यक्षता में निवेश बोर्ड नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को अरुण जल विद्युत परियोजना का कार्य सौंपा है। तो वैसे ज़्यादातर ये चीन के इन्फ्लुएंस में नेपाल अब आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अच्छी बात है दोनों देशों के लिए। 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने की परियोजना ये है, और इस परियोजना की लागत लगभग 100 अरब नेपाली रुपए से अधिक होने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और ये आज ही के दिन मनाया जाता है 2 फरवरी को, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे इसको बोलते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किस तिथि को? 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को जो ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास जो है वो तो है ही है, इसका उद्देश्य भी आपको जानना चाहिए। इसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल और मैंग्रोव के जो क्षेत्र हैं उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। 2 फरवरी 1971 की बात है, ईरान में एक शहर पड़ता है रामसर, रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, और रामसर में एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इस कन्वेंशन पर जो हस्ताक्षर किया गया इसका उद्देश्य था आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। और ये क्योंकि तिथि थी 2 फरवरी की, इसी कारण से बाद में 2 फरवरी का दिन चुना गया आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं कौन? आयुष्मान भारत की बात हो रही है, और इसके कौन सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन चुने गए हैं? ये हैं आर.एस. शर्मा। इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत का, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आर.एस. शर्मा इंद्रभूषण की जगह लेंगे। इंद्रभूषण का कार्यकाल 3 साल का था और ये समाप्त हो रहा है। अभी तक ट्राई में आपने सुना होगा इनका नाम, आर.एस. शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी उस क्षेत्र में किया है। तो अब ये किसके, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें अंतर्राष्ट्रीय
रेशम मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया और किसने किया है? तो ये जो रेशम मेला है इसका उद्घाटन कौन करेगा? स्मृति ईरानी, क्योंकि कपड़ा मंत्री हैं ये, और रेशम भी कपड़े वाला क्षेत्र है। तो वर्चुअली ये उद्घाटन किया गया है। कहाँ वाला प्रश्न ये नहीं बन रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है और इसका उद्घाटन जो किया गया है ये 8वां रेशम मेला है। और ये मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। और ये मेला भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित किया जा रहा है। कच्चे शहतूत रेशम का लगभग 97% कहाँ होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रेशम के बारे में तो आप जानिए ही, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि इसको स्मृति ईरानी ने उद्घाटित किया है, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह 8वां है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है ये, ठीक है, और सबसे बड़ा है। अगर कच्चे शहतूत रेशम की बात करें तो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। वहां पर 97% रेशम का उत्पादन किया जाता है। चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये अगला फैक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत दुनिया भर में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उत्पादक तो दूसरे दूसरे स्थान पर है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन अगर कंज्यूमर की बात की जाए, उपभोक्ता की, तो ये प्रथम सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम, शहतूत, एरी, तसर और मूंगा की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है। ये 4 किस्में हैं, सबका उत्पादन ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अफस्पा कानून को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए जो बढ़ाने वाला राज्य है कौन है? जहां पर पहले से लगा होगा वहीं तो 6 महीने के लिए बढ़ेगा। चलिए देखिए, और ये बढ़ाया है मणिपुर, पंजाब, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। किसने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये नागालैंड ने बढ़ाया है। और ये जो अफस्पा है यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, तो ये केंद्र सरकार ने नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। और अफस्पा को 1958 में लागू किया गया था। इसका उपयोग ये था कि अशांत घोषित किए गए जो क्षेत्र थे उनको शांत रखा जाए, वहां पे अशांति ना भड़के। और इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई तथा समुदायों के बीच में या केंद्र सरकार द्वारा जो अशांत क्षेत्र लग रहे हों, उनको जहां पर भी मतलब समुदायों के बीच में विवाद हो रहा हो या केंद्र सरकार को लगे कि ये अशांत क्षेत्र है, तो वहां पर इस अधिनियम को लागू किया जाता है। तो अभी नागालैंड ने ये बढ़ाया है। वैसे अफस्पा कहाँ कहाँ वर्तमान में लागू है, जरा बताइएगा। अफस्पा वर्तमान में कहाँ कहाँ पर लागू है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीता है? यानी कि इसकी विजेता टीम किस राज्य की टीम है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, गेस करिए। आप लोग अपने उत्तर दिया कीजिए, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अहमदाबाद में अभी सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ। उसमें बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया, ठीक है। और सैयद मुश्ताक अली जो टी ट्रॉफी है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। तो किस क्षेत्र की ट्रॉफी है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये क्रिकेट की है और इसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और तमिलनाडु का ये दूसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब है। इसके पहले भी ये 2011, 12 और 13, 14 में 2 बार ये जीत चुका है। तो दूसरा नहीं, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 11, 12 में भी जीत चुका है और 13, 14 में भी जीत चुका है। और 1 मिनट, ये 6, 7 के बाद तमिलनाडु का दूसरा और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किताब है, सॉरी, ये तमिलनाडु का दूसरा है। जबकि जो ये बड़ौदा है, एक्सट्रीमली सॉरी, बड़ौदा 11, 12 में और 13, 14 में 2 बार ये जीत चुका है। मैंने इसको जब पढ़ा मुझे लगा कि ये तो दूसरा सही लिखा था मैंने। तो ये दूसरा है तमिलनाडु का, लेकिन बड़ौदा भी 2 बार जीत चुका है, 11, 12 में और 13, 14 में। BCCI के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में, बार बार ये कट जा रहा है इसीलिए इसको छोटा बड़ा करना पड़ रहा है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में कितने नए लघु वन उत्पादों को सम्मिलित किया है?
तो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में सरकार ने 14 नए लघु वन उत्पादों को शामिल किया है। नई शामिल वस्तुओं में टसर कोकून, सूखा कैथा, बांस, मालकांगनी के बीज और जंगली सूखे मशरूम शामिल है। अब ये सब देखिए कैसे प्रोडक्ट है, ये सब वन उपज है और केंद्र सरकार के द्वारा 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वन उपज योजना की एक मूल्य श्रृंखला का विकास किया गया था। उसके माध्यम से जो चुनिंदा लघु वन उत्पाद हैं उनकी एक सूची न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में जारी की गई थी, उसमें शामिल की गई थी। तो इसमें अभी ये 14 नए उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है। हाँ, डेली 30 के जो करंट अफेयर हैं वो आपके लिए ऐसी एक रामबाण है कि आप उसको रोज रोज अगर करते रहते हैं तो आपको एक प्रेशर नहीं फील होगा कि इकट्ठा आपको करंट अफेयर पढ़ना है। बाद में आप जिस जहाँ से रिवाइज करते हो कर लीजिएगा। हाँ, मैंने टॉपर की लिस्ट डिस्कस नहीं की थी कल, तो अभी मैं उसको बताया दे रहा हूँ कि किन्होंने टॉप किया है संडे वाले एग्जाम में, जो डेली 30 का वीकली टेस्ट है। अगला जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में हम टॉपर की लिस्ट डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। चाबार बंदरगाह किस देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है? तो ये किस देश का है? ये है ईरान का। भारत ने ईरान में चाबार बंदरगाह के लिए 2 मोबाइल हार्बर क्रेन दी हैं और सौंपी हैं। भारत और ईरान के बीच में मई 2016 में चाबार बंदरगाह को विकसित करने हेतु एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये उसी अनुबंध का एक हिस्सा है। चाबार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है तथा ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। तो किस खाड़ी पर? ओमान की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं छूटती हैं, लेकिन जो ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको ये लगे कि और गूगल करना है तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। चलिए अब आज टॉपर डिस्कस कर लेते हैं जो डेली 30 के टॉपर रहे हैं।